हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक जैन होप नाम की लड़की को देखते हैं। वो की क्लीनिंग का काम कर रही थी और वो कह रही थी कि फाइनली उसे सिटी में एक जॉब मिल गई, वो भी एक बड़े शहर में। ऑल्दो ये क्लीनिंग का काम है पर वो ये काम बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करेगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी शॉप में एक बायर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई अच्छा सा नेकलेस है। वहाँ पर हम एक ऐना नाम की लड़की को भी देखते हैं। वो इस इंसान को देखते ही उसको जज करने लग जाती है और कहती है कि इस तरीके के कपड़े पहन कर के तुम गोल्ड का नेकलेस मांग भी कैसे सकते हो। ये बोलकर यहाँ पर वो उसको पुश कर देती है ना। होप को देखता है जो कि आगे आती है और वो उस पर्सन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है और फिर वो उनसे पूछती है सर आप ठीक तो हो ना। और हमें पता चलता है कि इनका नाम फू लाओ है और ये फू फैमिली के ओल्ड मैन है। मिस्टर फू यहाँ पर होप को देखने लग जाते हैं और होप उनसे पूछती है कि आप मुझे बताएं आपको किस तरीके का नेकलेस चाहिए। तो फिर मिस्टर फू कहते हैं कि मेरा एल्डेस्ट ग्रैंडसन 30 इयर्स का है और उसने अभी तक शादी ही नहीं करी। मुझे उसके लिए एक ऐसा नेकलेस खरीदना है जो कि वो ब्लाइंड डेट में अपनी डेट के लिए ले जा सकते। और फिर वो बोलते हैं कि इस तरीके से वो हमें और ज्यादा एम्बेरस नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि होप भी यहाँ पर मिस्टर फू का अच्छे से ध्यान रखती है और उनको वो ज्वेलरी पीसेस दिखाने के लिए आगे बढ़ा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक नेकलेस को पसंद कर देते हैं। होप यहाँ पर उनसे कहती है ग्रैंडपा आपका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। कि वहीं पर हम आना को देखते हैं जो कि कहती है कि ये नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है, ये इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं और अगर ये खराब हो गया तो फिर आखिरकार इसके डैमेजेस के लिए कौन पेमेंट करेगा। इस पर होप बोलती है कि ये बस देख रहे हैं, तुम्हें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आना उससे कहती है कि तुम एक गांव की वर्कर हो तो फिर ना तुम अपनी लिमिट्स मत भूलो और यहाँ पर ना तुम्हें ज्यादा अच्छा इंसान बनने का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आना बोलती है कि इस ओल्ड मैन के पास में तो नेकलेस को पे करने के पैसे भी नहीं है और अगर इसके पास में पैसे होंगे भी तो फिर ये अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए नेकलेस लेना चाहता है, तुम्हारे लिए नहीं। तो फिर आखिरकार तुम ये सब कुछ करके जताना भी क्या चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फू आना से बोलते हैं कि ये यंग लड़की मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी और अब से ये इसका नेकलेस है। अगले सीन में हम यहाँ पर मिस्टर फू के ग्रैंडसन जिंग फैंग को देखते हैं जो कि आर्मी यूनिफॉर्म में कार से उतरता है। वो अपने वर्कर से पूछ रहा था क्या तुमने मेरे ग्रैंडपा को ढूंढ लिया। के बाद हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि यहाँ पर होप से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। फिर वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करना पसंद करोगी। होप तो ये बात सुनते ही एकदम हैरान रह जाती है। यहाँ पर आना होप से बोलने लग जाती है कि बूढ़ा आदमी शायद दिमाग से पैदल है, इसकी बात मत मानना नहीं तो ये सब कुछ बिल्कुल वर्थलेस होगा। यहाँ पर होप आना से बोलती है तुम चुप रहो और इसके बाद वो मिस्टर फू से बोलती है ग्रैंडपा वैसे तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं बट मैंने कभी भी आपके ग्रैंडसन को आज तक देखा ही नहीं है। इस पर ग्रैंडपा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर बुला देता हूँ। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तुम दोनों के लिए यहाँ पर मिलने की। और ये बोलकर यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन को कॉल लगाने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको कॉल लगाकर बोल रहे थे कि जल्दी से ज्वेलरी स्टोर आ जाओ, मैं असल में यहाँ पर पैसे लाना भूल गया हूँ पेमेंट करने के लिए। इस पर हम देखते हैं कि वो भी ओके बोल देता है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडपा होप से बोलते हैं कि मेरा ग्रैंडसन आता ही होगा यहाँ पर। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि असल में मैं उसके बारे में तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि वो तो आर्मी में सोल्जर है। यहाँ पर आना ये बात सुनती है और कहती है मैंने तो सुना है कि सोल्जर्स कुछ खास दिखते नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने उसको देखा नहीं है इसलिए तुम ऐसी बात बोल रही हो, मेरा जो ग्रैंडसन है वो डिप्टी कमांडर है ना। जैसे ये सुनती है वो तो कहते हैं ये तुम्हारी बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर यहाँ पर आना होप से बोलती है कि तुम ज्यादा सपने मत पालना कि तुम कमांडर इन चीफ से शादी कर लोगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिंग फैंग अपने पूरी की पूरी टीम के साथ में पहुंच जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर जियांग फैंग को देखकर बोलते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, इतने बड़े हो गए हो तुम लेकिन अभी तक तुमने शादी तक नहीं करी है। इस पर वो बोलता है कि ग्रैंडपा क्या आपको बस यही बात बोलनी है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमें हमारी फैमिली को एक एरीज भी देना है तो फिर तुम्हें इसलिए शादी तो करनी ही पड़ेगी और अब मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। तो जैसे ये सुनता है एकदम हैरान रह जाता है और हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि होप का हाथ यहाँ पर जियांग फैंग के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि ये है मेरे लिए वो लड़की। और वो होप से बोलते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन है, हैंडसम है ना वैसे। यहाँ पर होप मिस्टर फू का हाथ हटाती है और कहती है कि आप मजाक कर रहे हो ना। इस पर मिस्टर फू बोलते हैं कि नहीं मैं तो कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वर्कर्स भी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होप की शादी कमांडर इन चीफ से हो जाए। और वहीं हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि यहाँ पर यांग फैंग से बोल रहे थे कि तुम एक नेकलेस खरीद करके अपनी वाइफ को दोगे अभी के अभी। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जियांग फैंग भी उसी नेकलेस को उठा लेता है और कहता है जैसा आप बोलो वैसा ही होगा। आना जैसे ये सुनती है वो कहती है ठीक है मैं आपको कैशियर तक ले चलती हूँ। और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर होप से बोल रहे थे कि अब तुम्हारी शादी मेरे ग्रैंडसन से होने
होने वाली है, और अगर इसने तुम्हें कभी भी डिसोबे करने की कोशिश करी तो फिर तुम मुझे बता सकती हो इस बारे में। मैं तुम्हारा पूरा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। अन्ना बोलती है ग्रैंडपा मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको एक कॉल आ जाती है और वो उसको अटेंड करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम का कॉल था। वो उससे बोल रही थी कि ओल्ड वैंग जो है ना गाँव से, वो तुम्हें 2 लाख युआन में खरीद कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है, तो फिर जल्दी से तुम उससे शादी कर लो वापस आकर। अन्ना बोलती है कि उसकी उम्र 50 साल है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो फिर वो 2 लाख युआन तुम मुझे दो, नहीं तो देख लेना कि मैं कैसे तुम्हारी वर्क प्लेस पर आकर के कैसा सीन क्रिएट करूंगी। अन्ना ये सुनकर यहाँ पे परेशान हो गई थी कि हम देखते हैं जियांग फैंग ने भी यहाँ पर उस नेकलेस को खरीद लिया था और उसके दिमाग में चल रहा था कि ग्रैंडपा ने इस लड़की के लिए मिलियंस का नेकलेस खरीदा है। मुझे नहीं लगता ये जितनी ज्यादा दिखने में उतनी ज्यादा सीधी असलियत में भी है। और इसके बाद जियांग फैंग यहाँ पर ग्रैंडपा को वो नेकलेस दे देता है और कहता है कि ये लो ग्रैंडपा। ग्रैंडपा इससे बोलते हैं कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो ये अपनी फ्यूचर वाइफ को दे देना चाहिए, वो भी तुरंत से पहले। पर जियांग फैंग भी यहाँ पर होप की तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ वो ज्वेलरी बॉक्स कर देता है। यहाँ पर होप बोलती है कि ग्रैंडपा फू ये नेकलेस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। लेकिन मिस्टर फू बोलते हैं कि बेटा देखो, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि देखो मेरी डॉटर इन लॉ तो तुम ही बनोगी। यहाँ पर होप के दिमाग में आने लग जाता है कि मेरी मॉम 2 लाख युआन में मुझे बेच रही है और ये फैमिली इतनी ज्यादा वेल ऑफ है, अगर मैं इनसे शादी करने के लिए मान जाती हूँ फिर मैं बस एक बार बोल दूंगी तो भी ये मुझे 2 लाख युआन ऐसे ही दे देंगे। यहाँ पर मिस्टर फू भी बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और ये मेरी लाइफ के आखिरी दिन है, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो फिर ऐसे समझो कि तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर रही हो और इस तरीके से तुम मेरे ग्रैंड सन से शादी कर लो जिससे कि मैं एक आराम की मौत मर पाऊँ। अपने ग्रैंड सन को एक अच्छी लाइफ जीता हुआ देखना ही एक बहुत बड़ा विश है मेरी। सर जियांग फैंग यहाँ पर बोलता है ग्रैंडपा आप ये किस तरीके की बात कर रहे हो, और इसके बाद यहाँ पर वो होप की तरफ उस नेकलेस को बढ़ाता है और कहता है मुझसे शादी कर। मिस्टर फू बोलते हैं कि अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी तो फिर मैं समझूंगा कि तुम मुझे डिस्ग्रेस कर रही हो। यहाँ पर होप भी उस नेकलेस को एक्सेप्ट करती है और कहती है ग्रैंडपा फू मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी। जियांग फैंग सोचता है कि इसने तो नेकलेस देखकर तुरंत ही शादी के लिए मान गई है ये, और वहीं हम होप को देखते हैं जो कि जियांग फैंग को वो नेकलेस लौटाते हुए कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। और वो तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो गया था और मिस्टर फू भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को पैसों की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। और फिर वो बोलते हैं अच्छा चलो जल्दी करो, तुम जा करके इसके साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लो। अगला सीन हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर का देखते हैं जहाँ पर होप और जियांग फैंग दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था और होप के दिमाग में चल रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली मेरी तो शादी हो गई, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको मैं शायद एक पूरे दिन से भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि गुड न्यूज, अब मेरी एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने एक बहुत ज्यादा अच्छे टाइम पर शादी कर ली है और अब तुम्हें ज्यादा ना सफर भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे से रखना है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पर वो होप और जियांग फैंग का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देते हैं, कहते हैं कि अब से तुम दोनों को एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना है। ये बोलने के बाद वो जियांग फैंग का मैरिज सर्टिफिकेट तो अपने साथ ही ले गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद होप जियांग फैंग से बोलती है कि देखो तुम्हें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिहाफ पर भी ग्रैंडपा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जल्द ही अपने मिशन पर जाना होगा, तो फिर तुम्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है और इसी वजह से हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। होप यहाँ पर बोलती है वैसे मेरा वो मतलब नहीं था, बस हम दोनों आज ही एक दूसरे से मिले हैं ना और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर होप की मॉम उसको मैसेज करती है कि अगर 2 लाख युआन तुमने ना भेजे ना तो फिर कल ही तुम्हारी वर्क प्लेस पर आकर के जो तमाशा मैं करूंगी ना उसको तो तुम देखती ही रह जाओगी। और यहाँ पर होप भी ये मैसेज देखकर एकदम परेशान हो जाती है और सोचती है कि यहाँ पर अगर मेरी मॉम ने आकर के वहाँ तमाशा कर दिया तो फिर तो मुझे काम से निकाल देंगे। और वो ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जियांग फैंग होप से पूछता है कि तुम कैसे परेशान हो गई हो। यहाँ पर होप जियांग फैंग से बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो। यहाँ पर वो सोचता है कि हाँ ये तो होना ही था, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची ना होने का नाटक कर रही थी। सर्टिफिकेट लेते ही कैसे इसने पैसों के लिए अपना मुंह खोल लिया। और फिर वो उससे पूछता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और यहाँ पर होप और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 उंगलियां उठा लेती है और जियांग
जियांग फेंग सोचता है कि ये 20 मिलियन मांग रही है और वो सोच रहा था कि ग्रैंडपा ने मुझे कहाँ फंसा दिया है गोल्ड डिगर के चक्कर में। और फिर वो सोचता है कि शायद 20 मिलियन देकर ग्रैंडपा खुश रहेंगे तो ये वर्थ इट होगा। इसके बाद होप यहाँ पर जियांग फेंग से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये तुम मुझे जो पैसे दे रहे हो ये एक लोन की तरह समझो और मैं तुम्हें रीपे भी जरूर करूंगी। लेकिन जियांग फेंग बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा के लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ग्रैंडपा के साथ में फ्यूचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन होप बोलती है मैंने बोला कि अगर मैं तुम्हें रीपे करूंगी तो फिर मैं जरूर करूंगी। जियांग फेंग बोलता है कि आधे घंटे के अंदर वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये बोलकर यहाँ पर वो उसको नेकलेस भी दे देता है और कहता है ये अपने पास रखो। और ये बोलने के बाद जियांग फेंग वहाँ से चला गया था। उधर हम होप को देखते हैं जो कि सोच रही थी ये नेकलेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं उन्हें ये रिटर्न करना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम होप को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के घर पर थी। घर में घुसती है और उसकी मॉम उसको कहने लग जाती है कि अभी के अभी 3 लाख और भेज दो। वो यहाँ पर ये बात सुनकर एकदम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है और कहती है 3 लाख, अभी अभी तो 2 लाख भेजे है ना आपको, तो फिर मुझे और ज्यादा क्यों भेजने की जरूरत है। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे भाई को अपना गैम्बलिंग का डेबिट पे करना है और इसी वजह से हमें 3 लाख की जरूरत और है। वो यहाँ पर परेशान होते हुए बताती है कि उसके पास में इतने ज्यादा पैसे तो है ही नहीं, उसने 2 लाख भी किसी से बोरो करे हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है ठीक है तो फिर तुम दोबारा जाकर बोरो कर लो। यहाँ पर वो मना करती है लेकिन उसकी मॉम उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम वैसे भी जैन फैमिली की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो, लेकिन तब भी हमने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तो फिर तुम्हें हमें 3 लाख देने ही चाहिए किसी भी हाल में। यहाँ पर होप का स्टेप ब्रदर और स्टेप डैड दोनों ही उसको बस ऐसे ही देख रहे थे और उसकी स्टेप मॉम उससे बोल रही थी कि तुम्हें हमारी काइंडनेस के लिए पे करना पड़ेगा। होप यहाँ पर परेशान होती है और कहती है कि उसके पास में इतने ज्यादा पैसे है ही नहीं। इस पर उसकी स्टेप मॉम उससे बोलती है कि अगर तुम 3 लाख भी नहीं ला सकती तो फिर आखिरकार तुम्हारा इस्तेमाल ही क्या है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ने तुम्हें इस तरीके से अबेंडन क्यों कर दिया। और ये सुनकर तो होप को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी हम देखते हैं होप के ब्रदर को जो कि अपनी मॉम से बोलता है आप इससे इस तरीके से बात मत करो। फिर वो होप को कहने लग जाता है तुम पक्का बहुत ज्यादा अमीर होंगे और तुमने अपने पैसे कहीं ना कहीं छुपा के रख रखे होंगे। उसकी मॉम भी उससे बोलती है कि अभी के अभी वो पैसे निकाल के दो, उन पैसों का इस्तेमाल करके मैं अपने बेटे की शादी करवा दूंगी। होप यहाँ पर इन लोगों से बोल देती है कि देखो मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन होप का ब्रदर बदतमीजी करता है और कहता है कि मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ पर उसको सोफे पे गिरा देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर उसके भाई को दूर करती है और फिर वो यहाँ पर होप से कहती है कि तुम्हारे पास में पैसे नहीं है जिससे तुम्हारे भाई की शादी हो सके। और फिर तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत बात बोलती है और कहती है दिखने में तो तुम भी अच्छी हो ना, तुम ही अपने भाई से शादी कर लो, आफ्टर ऑल हमने तुम्हें पाला है तो फिर इस काइंडनेस को तुम्हें रीपे तो करना ही पड़ेगा। होप यहाँ पर कहती है कि कैसी बात करी हो आप। यहाँ पर तो उसका स्टेप ब्रदर भी आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ सही तो बोल रही है ये। और फिर टिंचन यहाँ पर होप को गलत तरीके से टच करने लग जाता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हमने तुम्हें जब तुम बहुत ज्यादा छोटी सी तब से पाला था तो फिर मैं तुमसे ब्राइट प्राइज भी नहीं लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि होप टिंचन को खुद से दूर करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालते हुए कहती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो आदमी एक सोल्जर है तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो। और यहाँ पर तो उसकी स्टेप मॉम और टिंचन उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखने लग जाते हैं। यहाँ पर जियांग फेंग नाम सुनकर यहाँ उसकी मॉम बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है ये नाम तो बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। इवन टिंचन भी बोलता है कि हाँ ये नाम तो मैंने भी सुना है, शायद ये तो मिलिट्री रीजन का कमांडर इन चीफ है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जियांग फेंग को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के पास जाता है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं होप कहाँ पर है, उसको अभी की अभी वापस लेकर आओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है ग्रैंडपा वो इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं जितना आप सोचते हो। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी बात नहीं मानते और कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और अब उसको लेकर आ जाओ चुपचाप, जब तक वो तुम्हें वापस ना मिले ना तब तक तुम घर मत आना। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जियांग फेंग परेशान हो जाता है और वो सोचे पड़ गया था ये मेरे ही ग्रैंडपा है ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली का बटलर आता है और वो बताता है कि सेकंड मिस होप ने आपके लिए एक पैकेज भेजा है। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पैकेज को ओपन करता है तो फिर उसमें वही नेकलेस था जो कि असल में अभी जियांग फेंग होप को दे करके आया था। वो उसको देखते हैं और एकदम हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए लिया था। और वो जियांग फेंग की तरफ देखकर पूछते हैं कि ये वापस कैसे आ गया। पर जियांग फेंग सोच में पड़ जाता है कि उस लड़की को ये नेकलेस नहीं चाहिए, लेकिन उसने मुझसे 20 मिलियन की डिमांड जरूर करी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नोट भी था, ग्रैंडपा उसको भी उठा लेते हैं। और जियांग फेंग तो सोच रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है ग्रैंडपा के सामने रिस्पेक्टफुल होने का। यहाँ पर होप ने तो एक IOU लिखा था कि उसने 2 लाख यूरो लिए हैं, उनको वो रिटर्न करेगी। ग्रैंडपा जैसे ये देखते हैं वो तो जियांग फेंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी वाइफ से IOU लिखवाया, कितनी ज्यादा गलत बात है। यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने उसको पूरे के पूरे 20 मिलियन ट्रांसफर करे, आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। यहाँ पर बटले बताता है कि आपने 20 मिलियन जो मिस होप के
अकाउंट में ट्रांसफर करे थे उसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही लिए हैं और बचे हुए पैसे तो वापस से आप ही के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर भी करवा दिए। और ये जानकर तो वो एकदम हैरान रह जाता है और वो कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही लिए थे मेरे उन पैसों में से। और इसके बाद यहाँ पर वो अपने बटलर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसने ये पैसे किस इस्तेमाल के लिए लिए थे। इस पर बटलर बताता है कि असल में उनके भाई को ना गैम्बलिंग की बहुत ज्यादा एडिक्शन है और उसी का डेबिट पे करना था। और यहाँ पे बटलर बताता है कि इस होप को जो भी सैलरी मिलती है वो भी अपने फैमिली को ही वो दे देती है हर मंथ। और जियांग फेंग यहाँ पर सोचता है कि मैंने तो उसको सही में गलत ही समझ लिया। और ग्रैंडपा को भी यहाँ पे होप के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उसके लिए पिटी शो कर रहे थे। और इसके बाद वो यहाँ पर जियांग फेंग से बोलते हैं अभी भी तुम यहीं पे खड़े रहोगे, जाकर के वापस लेकर आ जाओ उसको तमीज के साथ में। जियांग फेंग भी यहाँ पर वो नेकलेस लेता है और होप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर हम होप को देखते हैं जो कि अपने घर से भागकर निकल रही थी लेकिन वो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही होती है और उसकी फॉस्टर फैमिली भी उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर उसको धक्का देती है और कहती है बदतमीज लड़की, तुमने घर से भागने की हिम्मत भी कैसे कर ली। और ये बोलकर यहाँ पर वो उसको स्टिक दिखाने लग जाती है और कहती है तुमने किसी रैंडम इंसान के साथ में शादी करके ये सर्टिफिकेट लेकर आ गई और अब तुम घर से भी भागने की कोशिश कर रही हो, कितनी ज्यादा बदतमीज हो चुकी हो तुम। और फिर वो यहाँ पर उसको मारना स्टार्ट कर देती है, कहती है कि आज तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा मारूंगी कि तुम मरी जाओगी। यहाँ पर आसपास के जो लोग थे वो भी होप को देखकर सोचने लग जाते हैं कि ये कितनी ज्यादा इनोसेंट लड़की है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा होने का नाटक करा करती थी, इन लोगों ने इसको पाला है, लेकिन ये तो किसी रैंडम इंसान के साथ में भागने की कोशिश करी है घर से। और यहाँ पर तो उसकी स्टेप मॉम उसको मारे जा रही थी। और वहीं हम जियांग फेंग को भी देखते हैं जो कि बटलर की बात याद करके यहाँ पर होप को बचाने के लिए जा रहा था और वो यहाँ पर होप के लिए वरिड भी नजर आ रहा होता है और वो उसका IOU भी देखता है। और यहाँ पर वो याद करता है कि किस तरीके से होप ने बोला था कि अगर मैंने बोला है तो फिर मैं पैसे रिटर्न जरूर करूंगी। और उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने होप को मिसअंडरस्टूड कर लिया। वो उस IOU को कार से फेंक देता है और अपनी कार को फुल स्पीड में ले जाने लग जाता है ताकि वो उसको जल्दी से प्रोटेक्ट कर सके। उधर हम उसकी स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि उससे बोल रही थी कि हमने तुम्हें पाला पोसा और देखो किस तरीके से तुमने हमें रीपे करा। फिर वो उसको जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाने लग जाती है। होप कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है और लोग बात करने लग जाते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्टबर्न हो चुकी है। इस पर यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उससे बोलते हैं तुम क्या सोचते हो कोई रैंडम आदमी आएगा और यहाँ से तुम्हें रेस्क्यू करके ले जाएगा। देखो इस तरीके के सपने देखना तुम्हें बंद कर देना चाहिए। और होप को यहाँ पर अभी भी उम्मीद थी कि जियांग फेंग आकर के उसे बचा लेगा। और यहाँ पर टिंग चैन भी बोलता है कि अगर ये मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप इसकी टांगे तोड़ दो। ये बोलकर वो उस बेड को ले लेता है जिससे अभी तक उसकी मॉम मार रही थी उसको और वो उसको मारने वाला था ये बोलकर कि अब तुम्हारा लवर तुम्हें नहीं बचाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग फेंग अपनी कार से पहुंच जाता है और वो यहाँ पर आते ही बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर तो टिंग चैन और उसकी मॉम दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं उसको देखने के बाद में। और यहाँ पर जियांग फेंग उनसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है तो फिर ये भी मिलिट्री फैमिली की ही मेंबर हुई और तुम इसको परेशान करके एक बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम कर रहे हो। और यहाँ पर तो टिंग चैन की मॉम एकदम घबरा जाती है और कहती है कि इसने सही में एक सोल्जर से शादी कर ली। और हम होप को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा मार पिटाई के बाद में फेंट हो गई थी। जियांग फेंग अपने कवर अप को निकालता है और उससे होप को कवर करता है और फिर वो उसको संभाल लेता है और उससे बोलता है मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। और फिर वो यहाँ पर बोलता है ले जाओ इन्हें यहाँ से। यहाँ पर तो टिंग चैन बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसकी मॉम भी, लेकिन आर्मी के ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं। टिंग चैन की मॉम यहाँ पर परेशान हो रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा जेल नहीं जा सकता है। और इसके बाद वो जियांग फेंग से बोलती है कि देखो मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो होप से बोल रही थी कि हमने तुम्हें पाला पोसा है उसी के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बुली करा है और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर टिंग चैन बोल रहा था कि ऐसा हम लोग दोबारा कभी भी नहीं करेंगे और वो अपनी मॉम से भी बोल रहा होता है मॉम मुझे बचा लो। और ये लोग तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अब शोर मचा रहे होते हैं। और वहीं हम जियांग फेंग को देखते हैं जो कि उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करके होप को उठा लेता है और फिर वो उसे ले जाता है और पीछे से टिंग चैन और उसकी मॉम तो यहाँ पर परेशान होते रह गए थे। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जियांग फेंग को देखते हैं जो कि होप को घर पर लेकर आ गया था और वो उसको बेड पर लिटा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में तो उन लोगों ने होप को ड्रग तक दे दिया था। यहाँ पर जियांग फेंग कहता है कि उन लोगों ने सही में तुम्हें ड्रग भी दे दिया। वो यहाँ पर उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टाल लेकर आता हूँ। उसको रोक लेती है और कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ये बोलने के बाद वो उसको किस कर देती है। जियांग फेंग यहाँ पर खुद से उसको दूर करता है और कहता है तुम्हें अपने होश में आना चाहिए, ऐसे अनकॉन्शियस मत रहो और ऐसी रेकलेस चीज मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि होप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ड्रग के ऑफेंस में आ चुकी थी। और फिर होप यहाँ पर बताती है कि वो हमेशा से ही शादी करके उस घर से बचना चाहती
जाती थी। और यहाँ पर जियांग फेंग को भी होप के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें एक घर दूंगा, वो भी जरूर। ये बात यहाँ पर होप उसको किस करने ही वाली थी, लेकिन फिर वो यहाँ पर खुद ही बेहोश हो जाती है और जियांग फेंग भी उससे दूर हो जाता है। और यहाँ पर पीछे होकर वो बोल रहा था कि तुम अब हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अबेंडन नहीं करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम होप को देखते हैं जो कि सुबह उठ जाती है और जियांग फेंग उसके सामने ही बैठा हुआ था। देखता है और उससे पूछता है कि तुम उठ गई, और होप तो यहाँ पर उसको अपने सामने देखकर एकदम से घबरा जाती है। और वो उससे बताता है कि तुम्हारे क्लोथ्स हमारे हाउसकीपर ने चेंज करे हैं, बारे में तुम्हें ओवरथिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर होप भी ओके डिप्टी शेरिफ बोल देती है और वो उससे बोलती है कि कल रात के लिए आपका शुक्रिया। और फिर वो बोलती है कि अगर आप नहीं होते तो फिर मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में चली जाती। और यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ अब तुम मेरी वाइफ हो और आउटसाइडर्स तुम्हें बुली नहीं कर सकते। और ये बोल करके वो रूम के बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पर जियांग फेंग को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के पास में आता है। उसके ग्रैंडपा भी उसको देखकर स्माइल करते हैं और यहाँ पर उससे सवाल करते हैं कि आप मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपनी गोद में खिलाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी सक्षम हो जाऊंगा। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने ये सप्लीमेंट तुम्हारे लिए बनवाया है। जियांग फेंग यहाँ पर बोलता है ग्रैंडपा बकवास करनी बंद करो। पर उसके ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्सा करता है और कहते हैं तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। और फिर वो उससे पूछता है क्या कल तुमने यहाँ पर होप को अपसेट कर दिया था। पर जियांग फेंग बोल देता है मैं कुछ भी बोलूं आपको यकीन तो मेरे ऊपर आना ही नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर होप भी आ जाती है। ग्रैंडपा उसको देखकर खुश होते हैं और कहते हैं ओ बेटा आकर बैठ के कुछ खा लो। और वो जियांग फेंग को भी उसकी जगह से हटा देते हैं और होप को वहाँ पर बैठाकर उससे पूछते हैं कल रात तुम्हें नींद तो ठीक से आई थी ना, और कहीं इसने तुम्हें बुली तो नहीं करा। होप यहाँ पर बोलती है नहीं ग्रैंडपा ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसने तो बहुत ज्यादा अच्छे से मेरा ध्यान रखा था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं, तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है और अब जल्द से जल्द तुम्हारी वेडिंग इवेंट को भी हमें प्लान करना होगा और उसके बाद मैं अपना ग्रेट ग्रैंड सन भी देखना चाहता हूँ। होप तो ये बात सुनते ही हेजिटेंट हो जाती है और जियांग फेंग यहाँ पर उसको बोल पास करते हुए कहता है आराम से खा लो। उसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग बोलता है ग्रैंडपा आज मुझे काम करते हुए ज्यादा लेट हो जाएगा। और ग्रैंडपा तो यहाँ पर होप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और होप जियांग फेंग को देखती है और सोचती है जितना कोल्ड मैंने इसको सोचा था ये वैसा नहीं है। अगले सीन में हम यहाँ पर होप के उसी ज्वेलरी शॉप को देखते हैं जहाँ पर वो वर्क करती है। उसके बाद हम यहाँ पर फेफे और शीरो नाम की लड़की को देखते हैं और फेफे यहाँ पर शीरो से कहती है कि अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा है और तुम लोग फू फैमिली के पुराने दोस्त हो तो फिर तो उस फैमिली की डॉटर इन लॉ की जो पोजीशन है वो तो डेफिनेटली तुम्हारी ही होगी। और शीरो भी बोलती है हाँ ये तो बहुत ज्यादा नेचुरल बात है और यहाँ पर जियांग फेंग के आसपास कोई और वुमेन तो हो ही नहीं सकती है। और हम उस स्टोर में देखते हैं यहाँ पर वर्कर्स भी शीरो और फेफे का पहनावा देखकर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं। और इसके बाद फेफे और शीरो की नजर यहाँ पर होप पर जाती है जो कि अपने काम में लगी हुई थी और उसने इन लोगों को नोटिस नहीं करा था। लेकिन हम देखते हैं कि फेफे और शीरो को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग उसको सबक सिखाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पर होप से बोलते हैं कि इधर आओ मेरे पास में। यहाँ पर होप भी आगे बढ़ने लग जाती है और वही हम माना को देखते हैं जो कि होप को देखकर सोच रही थी कि कल भी इसने मेरा सेल्स टारगेट चुरा लिया था। इन लोगों को तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छीनने दूंगी और इसको तो आज सबक सिखा कर ही रहूंगी किसी भी हाल में। के बाद हम देखते हैं कि होप भी यहाँ पर उन दोनों के पास जाकर उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है और पूछती है उसका इन किस तरीके से हेल्प कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं शीरो को जो कि होप से एक ज्वेलरी उसके पास लेकर आने के लिए बोलती है। होप यहाँ पर उसके हाथ में वो रखने वाली थी लेकिन जानबूझकर वो अपना हाथ पीछे कर लेती है जिससे वो ज्वेलरी नीचे गिर जाती है और कहती है कि ये तो इतनी ज्यादा स्लिपरी है, आखिरकार तुम इसको बेच भी कैसे सकती हो। होप यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाती है और कहती है मिस नेकलेस तो ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है, आपको थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए था जब आपने इसको अपने हाथ में लिया तो। पर हम देखते हैं कि शीरो तो होप के ऊपर ही भड़कने लग जाती है और कहती है कि ऑब्वियसली तुमने ये मेरे हाथ में प्रॉपरली नहीं रखा था और इसके बाद में तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो, कितनी ज्यादा अनप्रोफेशनल हो तुम। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तमाशा खड़ा करने लग जाती है और कहती है यहाँ पर फेफे कि इसका कितना ज्यादा गंदा एटीट्यूड है अपने कस्टमर्स के सामने। और वो तो यहाँ पर होप के ऊपर जबरदस्ती उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाने लग जाती है और कस्टमर्स भी यहाँ पर होप को देखकर उसके ऊपर कमेंट्स पास करने लग गए थे। होप यहाँ पर बोलती है कि आप मुझसे थोड़ी तमीज से बात करिए, आपको कौन हक दे रहा है मेरे से इस तरीके से बिहेव करने के लिए, मैं ऑलरेडी शादीशुदा लड़की हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो शीरो होप को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि पक्का उसने तुम्हारे ऊपर गिल्ट में आकर ही तुम्हें प्रपोज किया होगा तुम्हारे हस्बैंड ने। वो होप को धक्का दे रही थी तो फिर हम देखते हैं कि होप भी अपना सेल्फ डिफेंस करती है और इस चक्कर में शीरो को थोड़ी सी चोट आ जाती है और शीरो यहाँ पर बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कस्टमर के ऊपर हाथ उठाया। और फेफे भी बोल रही थी किस तरीके की सर्विस है तुम लोगों की। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टोर का मैनेजर भी आ जाता है और वो शीरो और फेफे को देखते ही पहचान
लेता है और फिर वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर शीरो बोलती है मैनेजर जैंग, ये एम्प्लॉय आपकी जो है ना ये मेरे साथ में बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रही है, इसने तो इवन मुझे हिट भी करा। अब इसको इस अपनी गलती को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और मुझसे नील डाउन होकर के अपोलोजाइज भी करना होगा, नहीं तो मैं तो आपकी पूरी की पूरी शॉप को स्मैश करवा दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि होप तुम इतना ज्यादा बुरा बिहेव कैसे कर सकती हो, मिस ड्रू इतनी ज्यादा नोबल लेडी है, तुम्हें उनसे अभी के अभी माफी मांगनी पड़ेगी। होप यहाँ पर अपनी साइड बताती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा, बल्कि इन्होंने उसके साथ में यहाँ पर पहले धक्का दिया था और एक्सीडेंटली उसमें वो जानबूझकर बम्प हो गई। और शीरो बोलती है कि देखो अब तो ये मेरे बारे में इतना ज्यादा गलत भी बोल रही है। और यहाँ पर जो बाकी कस्टमर्स आए थे वो लोग भी होप को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है सबके बाद में। और होप को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उससे बोलती है अगर तुम गलत हुई तो फिर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर शीरो उससे बोलती है कि हाँ हाँ चाहे भगवान भी यहाँ पर आ जाए तब भी गलत तो तुम ही रहोगी यहाँ पे। के बाद हम देखते हैं होप अपना फोन निकालती है और कहती है कि डिप्टी शेरिफ आज मैं फिर से स्टोर में एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या तुम आकर के मेरी मदद कर सकते हो। इस पर हम देखते हैं कि जियांग फेंग भी उससे बोलता है ठीक है तुम मेरा वेट करो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो भी यहाँ पर इसके लिए बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजर भी बोलते हैं देखो अपनी होप एनर्जी वेस्ट मत करो, ये एक वेल्दी एरीज है और इनके साथ में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है यहाँ पर, अभी के अभी इनसे माफी मांग लो और इस मामले को खत्म करो। वो बोलती है कि नहीं जो गलती मैंने करी नहीं उसके लिए मैं माफी कभी भी नहीं मांगूंगी, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ ही रहे होंगे और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बोलती है कि देखती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग फेंग भी आ जाता है, वो होप से पूछने लग जाता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ पर शीरो जियांग फेंग को देखती है वो तो उसकी तरफ दौड़ी चली जाती है और कहती है देखो ना मेरे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग शीरो को खुद से दूर करता है और कहता है मुझसे दूर रहो, और शीरो के लिए तो ये चीज एकदम एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल हो गया था। और हम देखते हैं कि मैनेजर भी यहाँ पर जियांग फेंग से कहने लग जाता है कि डिप्टी कमांडर मुझसे गलती हो गई, मेरी वर्कर थोड़ी सी ज्यादा ही इमेच्योर है, इसने मिस ड्रू को इस तरीके से यहाँ पर एम्बेरस करा और मैंने इसको अभी के अभी सबके सामने डांटा भी है। और होप को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जियांग फेंग उसके लिए सही में यहाँ पर आ गया है। और फिर वो बोलती है कि हस्बैंड क्या आप मेरी मदद करोगे। इस पर मैनेजर यहाँ पर होप से बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा यहाँ पर हिम्मत दिखा रही हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, तुम डिप्टी कमांडर से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग फेंग बोलता है साइड हट जाओ, और मैनेजर को लगता है कि वो होप से बोल रहा है और कहता है कि चलो अभी के अभी डिप्टी कमांडर के सामने से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं जियांग फेंग मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें साइड हटना है। उसके बाद वो होप के पास में चला जाता है, वो उससे बोलता है मैं आ गया तुम ठीक तो हो ना। तो फिर होप भी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यहाँ पर जियांग फेंग को देखती है और पूछती है कि आप इस वुमेन को जानते हो। तो फिर जियांग फेंग बोलता है ऑफ कोर्स ये तो मेरी वाइफ है। और ये चीज जानकर तो वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और शीरो तो बोलती है ये इम्पॉसिबल है। और फिर वो उससे बोलती है कि जियांग फेंग तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली है। इस पर जियांग फेंग उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें हर बार रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने शादी कर ली है। शीरो बोलती है कि ये वुमेन तो एक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आती है, तुम दोनों की जोड़ी तो आपस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करती है। लेकिन हम देखते हैं जियांग फेंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर कहता है कि लो तुम अपनी आंखों से देख लो मैं सच बोल रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए हुए थे वो लोग भी यहाँ पर देखकर कहने लग जाते हैं हाँ ये तो सही में मैरिज सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर होप ये देखती है और सोचती है कि ये सही में अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमता है। लेकिन शीरो को तो अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा था और वो जियांग फेंग की तरफ दौड़ती है और कहती है ये फेक है, इसको मैं खराब कर दूंगी। लेकिन जियांग फेंग तो यहाँ पर उसका हाथ जोर से मरोड़ता है और खुद से दूर कर देता है। और यहाँ पर तो शीरो अब होप के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है और तभी तुम जियांग फेंग के इतने ज्यादा क्लोज जा पाई हो। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग उससे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और तुमने अगर इसके खिलाफ कोई भी रूमर फैलाने की कोशिश करी ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ, तुम्हारा आश्रय बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ पर फेफे जो थोड़ी होशियार थी वो सोचती है कि अगर अभी मैंने माफी ना मांगी ना तो फिर पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। फिर वो जियांग फेंग से सॉरी बोल देती है और इवन होप से भी बोलती है कि उससे गलती हो गई है। और शीरो तो यहाँ पर फेफे को देखकर एकदम हैरान हो गई थी और होप जियांग फेंग से बोलती है इन लोगों को जाने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी अफेक्ट आए। और इसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग सोचता है कि ऑल दो उसको इतना ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया गया लेकिन तब भी ये देखो मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचती है। इसके बाद यहाँ पर वो बोलता है
उन दोनों से कि निकल जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि शीरो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो यहाँ पर सोचती है कि उसे होप से किसी भी हाल में अब बदला तो लेना ही है, और फिर वो यहाँ पर अपने पैर पटकते हुए निकल गई थी। इसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग अपने असिस्टेंट कमांडर से बोलता है कि अभी कुछ प्रिपरेशंस करो, इस ज्वेलरी शॉप को अपने टेक ओवर करना है। इस पर वो भी बोलता है ठीक है, मैं इसको खुद से जल्दी से हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि होप जियांग फेंग से बोलती है कि तुम्हें एक गोल्ड शॉप किस लिए चाहिए। जियांग फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये डिसीजन ले रहा हूँ। और इसके बाद वो यहाँ पर स्टोर के मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मिसट्रीट किया गया, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, इस वजह से मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मैनेजर जैसे ये सुनता है वो तो यहाँ पर अपना नीज पे आ जाता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, एकदम अंधा हो गया था जो मैंने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। प्लीज आप थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम ढाएं, क्योंकि इस तरीके से आप मेरे साथ करोगे तो फिर आखिरकार मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से फीड करूंगा। हम देखते हैं कि जियांग फेंग उसके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाता और फिर अपने वर्कर्स से उसको बाहर निकलवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग होप से बोलता है कि असिस्टेंट जैंग तुम्हारी पूरी की पूरी मदद कर देंगे तुम्हारे काम में। और यहाँ पर होप सोचती है कि इसने मुझे बस डिफेंड ही नहीं किया बल्कि ये तो मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छी चांस भी दे रहा है अपने लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि होप भी यहाँ पर जियांग फेंग का शुक्रिया कर देती है और फिर वो उससे बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर जियांग फेंग भी उसको देखकर सोचता है ये काफी ज्यादा एम्बिशियस है और अब मैं बिल्कुल मेक श्योर करूंगा कि इस स्टोर में उसको बाद में कोई भी बुली ना कर पाए। और फिर वो अपने असिस्टेंट को भी इसी चीज का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट हम होप को देखते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट को देख रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था कि वो सही में गोल्ड स्टोर की मैनेजर बन गई है। और वो काफी ज्यादा खुश थी और डिसाइड करती है कि अपनी जी जान लगा देगी अपने जॉब में, वो अपना बेस्ट देने वाली है। और यहाँ पर वो इतनी ज्यादा खुश थी कि इस चक्कर में वो बेड से गिर जाती है। तभी जियांग फेंग आता है और वो होप को संभालता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो बताती है कि असल में वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर सोचने लग गई थी और एक्साइटमेंट के चलते वो जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से गिर गई। अभी हम देखते हैं पीछे से ग्रैंडपा आते हैं और वो डोर बंद कर देते हैं। जियांग फेंग दरवाजे के पास भी जाता है लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने तो डोर को लॉक ही कर दिया था। जियांग फेंग ग्रैंडपा से बोलता है ग्रैंडपा दरवाजा तो खोल दो, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल सी बात होगी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ में रूम शेयर करो। अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करो। जियांग फेंग यहाँ पर ग्रैंडपा से मना करता है लेकिन ग्रैंडपा कहाँ किसी की सुनने वाले थे और कह रहे थे कि तुम लोग आराम से रेस्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग होप के पास में आता है और यहाँ पर होप जियांग फेंग को देखकर सोचती है कि उसने रिसेंटली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा है, काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा अगर ये लोग सेम बेड शेयर करेंगे। और वो शायद पे सोच में पड़ जाती है कि शायद उसे ही फ्लोर पे जाकर के सो जाना चाहिए। और फिर जियांग फेंग से वो बोलती है अब हम क्या करें। और यहाँ पर जियांग फेंग तो सोचता है कि ये शायद कोई इनिशिएटिव का वेट करिए ताकि ये मुझे सिड्यूस कर सके। और वो उससे बोलता है कि हाँ तुम बताओ क्या कह रही हो। वो यहाँ पर होप बोल देती है कि वो फ्लोर पे सो जाएगी। जियांग फेंग सोचता है कि शायद मैंने इसको गलत समझ लिया, आखिर ये ऐसी टाइप की वुमेन है ही नहीं। और जियांग फेंग बोलता है कि मैं एक ग्रोन मैन हूँ और मुझे फ्लोर पर सोना चाहिए, तुम क्यों सोगी भला फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर वो बोलती है कि ये फ्लोर बहुत ज्यादा हार्ड है, हमारे लिए इसके ऊपर सोना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसके बाद वो यहाँ पर ब्लैंकेट लेकर आती है और कहती है तुम आराम से लेट जाओ। ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके लेट जाते हैं। और यहाँ पर जियांग फेंग होप से बोल रहा था कि अब तुम स्टोर की मैनेजर बन गई हो तो मैं अच्छे से अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहिए ताकि तुम अपनी जॉब में अच्छा कर सको। और होप भी ये बात जानकर यहाँ पर स्माइल करके सो जाती है। अगले सीन में हम शीरो को देखते हैं जो कि एक जिया जिया नाम की लड़की से मिलती है। वो यहाँ जिया जिया से बोल रही थी मुझे अच्छे से याद है तुम और जियांग फेंग स्कूल हाई स्कूल के टाइम पर एक दूसरे के क्लासमेट्स हुआ करते थे, तो फिर क्या तुम मेरी एक काम करने में मदद करोगी। और वो यहाँ पर उसको बताने लग जाते किस तरीके से जियांग फेंग फिलहाल एक गाँव की लड़की के साथ में है। इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया जिया भी जियांग फेंग के बारे में ही सोच रही थी और फिर वो शीरो से पूछती है कि बताओ क्या हुआ। फिर शीरो भी यहाँ पर उसको पूरी की पूरी ज्वेलरी स्टोर वाली सिचुएशन एक्सप्लेन करने लग जाती है और बताती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। जिया जिया उससे बोलती है कि हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है और फिर वो उसके साथ चेयर्स करती है और कहती है कि हम दोनों साथ में कोऑपरेट करेंगे। और शीरो के दिमाग में चल रहा था कि उसने मेरे से मेरा मैन स्टील करने की कोशिश करी थी ना, अब मैं उसको बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। सीन में हम यहाँ पर होप को देखते हैं जो कि जिया से मिल जाती है और वो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि होप ने भी उसके साथ में पढ़ाई करी है। जिया यहाँ पर होप को देखती है और कहती है अच्छा ये तुम हो। फिर वो कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर लिन ग्रुप के साथ में कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए आई हूँ। फिर वो उससे बोलती है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये कोलैबोरेशन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होने वाला है। यहाँ पर वो कहती है कि इस हफ्ते के लिए मैंने ऑलरेडी प्लान बना चुका है और मैं इस तरीके से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ और मुझे ट्राई करना ही होगा। यहाँ पर तो जिया उससे बोलती है ठीक है जो मन करे कर लो, वैसे भी तुम खुद की कब्र खोद रही हो, देख लेंगे हम। और ये बोलकर वो यहाँ पर आगे बढ़ जाती है और यहाँ पे होप भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। उधर हम यहाँ पर जियांग फेंग को देखते हैं जिसका असिस्टेंट
उसको कॉपरेशन के बारे में बता रहा था जो कि आज होप लेने के लिए गई हुई है। और जियांग फेंग बोलता है कि मैं भी वहाँ पर जाकर के देखना चाहता हूँ। अगला सीन हम मीटिंग का देखते हैं जहाँ पर जिया अपने प्रेजेंटेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को पहले सबको दिखाती है। मिस्टर लिन भी यहाँ पर उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके नोट करते हैं और वो उससे बोलता है कि हाँ तुम्हारा काम काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर होप भी अपने पेपर्स दिखा दिए और कह दिया ये उसने प्रिपेयर करे हैं। मिस्टर लिन यहाँ पर वो प्लान देखते हैं और फिर वो सस्पिशियस हो जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के प्लान एकदम सेम टू सेम कैसे हो सकते हैं। होप कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये प्लान तो उसने अपने हाथों से बनाया है। और यहाँ पर मिस्टर लिन जिया से पूछते हैं मैं शू ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे जिया भी बोल देती है कि उसने तो दिन रात मेहनत करने के बाद इस प्लान को प्रिपेयर करा था। और फिर वो कहती है कि मुझे तो दूसरी पार्टी के ऊपर शक हो रहा है कि शायद उनकी किसी चीज में इसमें गलती हुई है। और यहाँ पर जिया के दिमाग में चल रहा था कि इसी के शॉप के किसी एम्प्लॉय को मैंने पैसे देकर इसका ही प्रपोजल चोरी कर लिया। और यहाँ पर होप बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करी है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। और शायद मैं ये चीज प्रूव भी कर सकती हूँ कि तुमने मेरा प्लान कॉपी करा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्कर बोलता है कि शू कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, आखिरकार इतनी ज्यादा छोटी सी शॉप का प्लान वो क्यों कॉपी करेंगी। लेकिन होप बोलती है ये चीज भी पॉसिबल है। फिर वो कहती है मैं अपने स्केचेस दिखाती हूँ और वो उसको ढूंढने लग जाती है लेकिन वो उसको मिलता ही नहीं है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ गई थी। और हम देखते हैं कि जिया भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और कहती है मिस्टर लिन देखिए ना ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। और जिया के दिमाग में चल रहा था मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने तो तुम्हारे स्केचेस को भी चोरी कर लिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने एक वर्कर से बोलती है और वो मिस्टर लिन को वो स्केचेस भी दिखाने लग जाता है जो कि असल में होप के स्केचेस थे। मिस्टर लिन उन स्केचेस को देखता है और उसके बाद वो होप से बोलते हैं कि आपके पास में कोई और एविडेंस है, अगर नहीं है तो फिर ये कोलैबोरेशन मैं शू कंपनी को देना चाहता हूँ। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि उसका पूरा का पूरा प्लान कॉपी हो गया है और उसके पास में कोई भी एविडेंस तक नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं जिया भी बोलती है कि जब ये एकदम शांत हो गई उससे तो एकदम साफ साफ हो रहा है शायद इसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी अभी तक। और वर्कर्स भी यहाँ पर होप को ही गलत समझने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करी है। और हम देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर जिया होप को सुनाती है और कहती है लगता है कि अब तो तुम्हें शहर में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। इसके बाद हम देखते हैं होप मिस्टर लिन से कहती है कि मैं आपसे बैक कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं डेफिनेटली ये चीज प्रूव करके रहूंगी कि मेरा प्रपोजल यहाँ पे कॉपी किया गया है। मिस्टर लिन कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए मेरा टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिया मिस्टर लिन से बोलती है कि आप इससे बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट करिए यहाँ पे। और फिर वो होप से बोलते हैं कि जस्ट तुम एडमिट कर दो कि तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है और आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन भी भला कौन करेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग फेंग आ जाता है और वो बोलता है कि मैं यकीन करता हूँ उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि जिया जैसी जियांग फेंग को देखती है वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम लोग एक जरूरी कॉपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर लिन यहाँ पर जियांग फेंग को देखता है और कहता है कि आप आ गए यहाँ पर, ये हमारे डिप्टी कमांडर है और ये मेरे साथ में पार्टनरशिप में भी है। और जिया उनको देखती है और कहती है अच्छा तो ये आप हो, आप बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो, असल में ये शू कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है लड़की और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो। हम देखते हैं कि होप भी यहाँ पर अपनी साइड को एक्सप्लेन करने लग जाती है और कहती है कि सच में उसने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पर गलत। और यहाँ पर उसको लग रहा था कि जियांग फेंग भला उसके ऊपर क्यों ही ट्रस्ट करेगा क्योंकि उसके पास में कोई एविडेंस तो बचा हुआ भी नहीं है। और मिस्टर लिन भी यहाँ पर जियांग फेंग से बोलते हैं डिप्टी कमांडर आप ही बताइए अब सिचुएशन में मैं क्या करूँ। यहाँ पर हम जियांग फेंग को देखता है जो कि अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करो कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। असिस्टेंट भी इस चीज के लिए नोट करके यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर होप सोच रही थी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था लेकिन इससे मेरे ऊपर यकीन है और ये मेरी साइड शायद ले लेगा। और यहाँ पर हम जिया को देखता है जो कि सोच रही थी ढूंढ लो चाहे तुम्हें जितना भी ढूंढना हो, मैंने उस वर्कर को पूरे के पूरे 5 लाख दिए है और उसको यहाँ पर अर्जेंटली पैसों की जरूरत भी थी तो फिर वो तो डेफिनेटली मुझे बिट्रे करने से रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वर्कर आ जाता है और वो बताता है कि असल में ये एम्प्लॉय भी सब में मिली हुई है। यहाँ पर होप जैसी उस वर्कर को देखती है वो कहती है मुझे अच्छे से याद आया मैंने वो कहाँ पर काम में बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ के चली गई थी उस दिन और उस टाइम पर तुम ही मेरे साथ में स्टोर में भी थी जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने रेडी करके रखे थे। यहाँ पर जियांग फेंग भी उस वर्कर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मुझे सबकी भी एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो और अगर तुमने कुछ भी छुपाने की कोशिश करी तो फिर देखना कि क्या होगा तुम्हारे साथ में, तुम इस शहर में रहने लायक नहीं रहने वाली हो। यहाँ पर वो वर्कर भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसने पैसे ले तो लिए ये काम करने के लिए लेकिन अब वो क्या करे। और फिर हम देखते हैं कि वो वर्कर सारा का सारा सच बता ही देती है कि किस तरीके से मिस शू ने उसको पैसे दिए ये सारे के सारे पेपर्स को चोरी करने के। उसके पास भी कोई और चॉइस थी नहीं क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत थी। लेकिन हम देखते हैं कि जिया उस वर्कर के ऊपर भड़क जाती है और कहती है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर तुम्हें फालतू में बोलना भी नहीं चाहिए, तुम मुझे फालतू में फ्रेम करियो और इसके लिए मैं तुम्हें सू कर दूंगी। वर्कर से बोलती है कि तुम मुझे सू करोगी लेकिन मेरे पास में
में रिकॉर्ड्स है मेरे फोन में कि किस तरीके से तुमने मेरे साथ डील करा था। जिया तो यहाँ पर उसको चुप करवाने लग जाती है और कहती है कि इन चीजों से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे फालतू इन टेंट्रम से फंसा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग फैंग का वर्कर बोलता है कि मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज भी है, और जिया यहाँ पर सोचती है कि वो इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है इस मामले में। और वर्कर्स भी यहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि मिस शू कितनी ज्यादा अनप्रोफेशनल है। और मिस्टर लिन कहता है बस बहुत हो गया, सच सबके सामने आ गया है और मैं यहाँ पर मिस होप को ये डील दे रहा हूँ। वो शू फैमिली के साथ में अब आगे से कभी भी दोबारा कॉपरेट नहीं करेंगे। होप भी यहाँ पर उनका शुक्रिया कर देती है। जिया यहाँ पर परेशान होती है और कहती है कि इस तरीके से उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मिस्टर लिन प्लीज वो ऐसा ना करे। और वो उनसे बैक करने लग जाती है कि वो उसको एक और चांस दे दे, लेकिन मिस्टर लिन उसको साफ साफ वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और जियांग फैंग भी उससे बोलता है कि तुमने एक तो वो प्लान चोरी कर लिया और फिर किसी और को फ्रेम करने की भी कोशिश करी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक और चांस कभी भी देना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर होप यहाँ जियांग फैंग को देखती है और सोचती है कि ये मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचता है, और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और वही हम यहाँ पर को देखते हैं जो कि होप को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी और वो सोच रही थी कि इतनी ज्यादा पुरानी पार्टनरशिप उसकी वजह से ड्यून हो गई, और वो डिसाइड कर दिया कि अब तो वो इससे किसी भी हाल में बदला लेकर रहेगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में होप को देखते हैं जो कि मैं आकर जियांग फैंग का आज के लिए शुक्रिया करती है। जियांग फैंग यहाँ पर होप को देखता है और उसको देखकर सोचने लग जाता है काफी ज्यादा काइंड और क्यूट है, और फिर वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है तुम मेरा किस तरीके से यहाँ पर शुक्रिया करने वाली हो। यहाँ पर वो उसको आकर के किस करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी फॉस्टर मॉम की कॉल आ जाती है और वो उससे बोलती है जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और डॉक्टर ने तो इतना तक बोला है कि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। होप जैसे ये सुनती है वो तो एकदम से परेशान हो जाती है और वो बोलती है ठीक है वो कल के कल ही यहाँ पर आ जाएगी। यांग फैंग होप को नोटिस करता है और इससे पूछता है कि क्या हो गया, तो फिर होप बताती है कि उसके अडॉप्टेड फादर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार हो गए हैं और उसे उनसे कल से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो खड़ा होता है और कहता है तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, वो अकेले चली जाएगी, तो वैसे भी उनके साथ में एक आखिरी बार मिलने के लिए जा रही है, उसके बाद उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगी। यांग फैंग भी इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम होप को देखते हैं जो कि होम टाउन पहुंच गई थी, लेकिन उससे उसके घर का रास्ता याद नहीं आ रहा था गाँव वाले। फिर वो सोचती है शायद उसे किसी से पूछ लेना चाहिए इस बारे में। यहाँ पर हम एक वैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि स्मोक कर रहा था और वो होप को देख लेता है, और फिर वो यहाँ पर उसको देखकर उसके पास आता है और कहता है तुम वापस आ गई, तुम्हारा तो काफी ज्यादा लंबे टाइम से वेट हो रहा था। और यहाँ पर होप उससे बोलती है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो उससे बोलता है कि नहीं मैं तो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, चलो अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। और वो यहाँ पर उसको जबरदस्ती ले जाने लग जाता है और होप उससे बच के भाग रही थी, लेकिन वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग फैंग को देखते हैं जो कि होप का नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। वो ये देखता है और उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो जाता है और वो सोचता है कहीं होप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई है। वो डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर जाकर के चेक करेगा और वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि होप की लोकेशन का पता लगाओ और वहाँ पर चलो। नेक्स्ट सीन में हम होप की मॉम को देखते हैं जो कि उसके डैड से बोल रही थी पूरे के पूरे 3 लाख की डाउरी मिल गई है, बड़ा ज्यादा फायदा हो गया उस लड़की को पालने से। तभी हम देखते हैं कि वो वैंग नाम का इंसान होप को उसके घर पे लेकर आ जाता है। यहाँ पर होप अपने फॉस्टर डैड को देखती है जो कि एकदम चंगे खड़े हुए हैं और उनसे बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला था, आप तो बिल्कुल ठीक हो। बोलते हैं कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं बीमार हूँ ताकि तुम ओबीडेंटली घर पर आ जाओ। वैंग यहाँ पर बोलता है ये लड़की मुझसे शादी करेगी भी या फिर नहीं, अगर ये मुझसे शादी नहीं करने वाली है तो फिर मुझे मेरी 3 लाख की डाउरी वापस कर दी जाए। लेकिन हम देखते हैं कि होप की माँ उससे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसके फॉस्टर डैड उसको जमीन पर पटक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज के आज इस आदमी से शादी तो करनी पड़ेगी, अगर तुमने ये डिले करा तो फिर तुम्हारे भाई की शादी भी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। यहाँ पर होप खड़ी होती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी फॉस्टर माँ उससे बोलती है बकवास करनी बंद करो, इसको एक माइन का ओनर है ये, तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, तो फिर तुम्हें शेमलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। होप यहाँ पर बोल देती है कि मुझे नहीं करनी तो फिर नहीं करनी शादी, बस बात खत्म। वैंग बोलता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये तो एंगेजमेंट तोड़ रही है ना, तो फिर मुझे मेरे 3 लाख वापस कर दो डाउरी के। इस पर तो वो लोग कहने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, हमने तो वो पैसे वैसे भी वेडिंग के लिए ब्राइड प्राइस के तौर पर सेव करके रख लिए हैं। बोलती है कि मैं तुम लोगों को सू कर दूंगी, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैंग बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मुझसे इस तरीके से पेश आया। तो होप को हर्ट कर पाता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जियांग फैंग आ जाता है। यहाँ पर उसको देखकर तो सभी लोग सोचने पड़ जाते हैं कि ये कैसे आ गया यहाँ पर। मिस्टर वैंग जियांग फैंग को देखने के बाद बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और देखो यहाँ पर हमारे बीच में मत आओ, और तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फैंग उसका हाथ पकड़ता है कसकर और कहता है कि देखो तुम इतने वर्दी नहीं हो जो तुम्हें मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊं, और ये बोलकर वो उसको पटक देता है और होप भी यहाँ पर जियांग फैंग के पास आ जाती है। हम देखते हैं कुछ वर्कर्स आते हैं और वो होप की पूरी फॉस्टर फैमिली को पकड़ करके ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग फैंग होप को उसके बेड पर लिटा देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको रोक कर कहती है कि आज तुमने मुझे बचाया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होते तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। वो उससे बोलता है कि अब हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और तुमने मुझसे शादी करी है तो फिर मेरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारा अच्छे से
ख्याल रखूं। पर होप बोलती है लेकिन हम लोग तो बस नाम के कपल है ना। उससे बोलता है कि कपल कपल होते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तुमने मुझसे शादी करी है तो फिर कुछ सोच समझ के ही करी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाऊंगा। होप भी यहाँ पर सोचती है कि वो शायद इससे शादी करके एक अच्छी लाइफ जी पाएगी। उसके बाद वो बोलता है कि कुछ दिनों में एक बर्थडे पार्टी है और उस पार्टी को हम दोनों को साथ मिलकर अटेंड करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये बर्थडे पार्टी सुनती है वो पूछती है कि उसको किस तरीके का गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए बर्थडे पार्टी के लिए, आखिरकार किस टाइप का गिफ्ट आप लोग देते हो। तो फिर वो बोलता है कल मैं तुम्हें एक एंटीक शॉप पर ले चलूंगा, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी रेफरेंस लेने के लिए। अभी इसके लिए ओके बोल देती है और जियांग फेंग उससे बोलता है ठीक है अब तुम जाकर के कुछ रेस्ट कर लो। इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं जियांग फेंग रूम के बाहर आ जाता है और वो सोचता है मैं उसे देखने के बाद इतना ज्यादा नर्वस कैसे हो जाता हूँ। उसके बाद हम एक सुन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक पॉट को कपड़े से साफ करा था और वो उसी एंटीक शॉप का ओनर है जहाँ पर जियांग फेंग होप को लेकर आया है। जैसे ही वो यहाँ पर जियांग फेंग को देखता है वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है कि बताओ आपकी किस तरीके से मैं सेवा कर सकता हूँ। और जियांग फेंग बोलता है कि इसको कुछ अच्छा सा चूज करना है अपने लिए, तो फिर इसके लिए वही करके दे दो आप। और इसके बाद हम देखते हैं जियांग फेंग एक कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है और होप एंटीक शॉप पर सामान देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी नजर एक सामान पर जाती है और वो उस बारे में पूछती है कि ये कैसा रहेगा। उस पर एंटीक शॉप का ओनर सुनी बोलता है कि आपकी नजर तो बहुत ज्यादा अच्छी है और फिर वो उस चीज के बारे में होप को बताने लग जाता है ये एक पीच ऑर्नामेंट है। होप कहती है तो फिर तो बढ़िया है, इसी को आप पैक कर दो। फिर वो बोलती है कि आप इसको इसके बर्थडे पर ही भिजवा देना। वर्कर भी यहाँ पर उस पीस को पैक करने लग जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जियांग फेंग आता है और यहाँ पर होप उससे बोलती है चिंता मत करो, कल तुम्हें बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं होने दूंगी। जियांग फेंग बोलता है मुझे तो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और इसके बाद यहाँ पर वो होप को लेकर के निकल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर मैंगुए और शीरो को देखते हैं। मैंगुए शीरो का ब्रदर है और ये लोग भी कल के बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट ही लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर काम करने वाला वो सुन आदमी सिर्फ यहाँ पे शो पीस को पैक करा था। शीरो जैसे ही उस पीस को देखती है वो उसे पसंद कर लेती है और यहाँ पर सुन बताता है कि ये तो ऑलरेडी चूज कर लिया मिसेस फू ने। शीरो जैसे ये सुनती है यहाँ पर वो डिसाइड कर लेती है कि आज तो वो उससे बदला लेकर ही रहेगी। और इसके बाद वो शॉप के वर्कर को यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड करती है और उसके गिफ्ट को एक्सचेंज कर देती है और सोचती है कि अब फू फैमिली की टैंग फैमिली के सामने जब बेइज्जती होगी तब यहाँ पर जियांग फेंग उसको खुद से ही अपने लाइफ से दूर कर देगा। उसके बाद हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर होप कह रही थी इतने ज्यादा लोगों को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है। पर यहाँ पर जियांग फेंग उससे बोलता है कि देखो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जहाँ पर तुम काम रहो। वो भी बोलती है हाँ मैं समझ गई। और इसके बाद वो लोग पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर और मिस्टर टैंग को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग फेंग और होप भी उनके पास चले गए थे। जियांग फेंग बताता है कि ये होप है मेरी वाइफ। वो भी उन दोनों को हेलो बोलती है और मिस्टर टैंग बोलते हैं कि तुमने तो हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया शादी करके। और मिसेस टैंग होप के पास आती है और कहती है तुम काफी ज्यादा जेनरस लग रही हो और तुम और जियांग फेंग तो एक दूसरे के साथ में एकदम परफेक्ट कपल लगते हो। वो भी यहाँ पर उसको देखकर स्माइल करती है। तक हम देखते हैं कि शीरो भी यहाँ पर जियांग फेंग के पास आकर उससे चेप होने लग जाती है और उसके कपड़ों पे कुछ गिरा देती है। जियांग फेंग उसे चेंज करने के लिए चला जाता है। के बाद हम देखते हैं मैंगो मिस्टर टैंग को अपना लाया हुआ गिफ्ट दे रहा था लेकिन शीरो बोलती है कि पहले होप को दे देना चाहिए अपना गिफ्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है तो फिर उसमें एक एनिमल का स्कल्पचर था। मिस्टर टैंग को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और लोग ये देखकर बोलने लग जाते हैं कि ये तो उन्हें बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैंगवे और शीरो जब गिफ्ट ओपन करते हैं तो फिर मैंगवे कहता है देखिए हमारा गिफ्ट। इसे यहाँ पर जेड पीज लोग देखते हैं, लोग तो तारीफ करने लग जाते हैं उस चीज की और कहते हैं वाओ कितने ज्यादा सुंदर चीज है। होप यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये गिफ्ट तो उसने लिया था। लेकिन शीरो उससे बोलती है कि देखो अब एक्सक्यूजेस क्रिएट करना बंद करो, अपनी गलती मान लो क्योंकि तुमने ना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है इनकी। और मिस्टर टैंग भी यहाँ पर होप से बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा बुरी पर्सन निकलोगी। और होप भी यहाँ पर अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है लेकिन उसका कोई भरोसा हो नहीं रहा था किसी पे भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग फेंग आता है और कहता है मुझे होप के ऊपर भरोसा है। हीरो से बोलती है कि अभी भी टाइम है, इसको डिवोर्स देकर ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन जियांग फेंग बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुन वर्कर भी पहुंच जाता है। शीरो तो उसको देखकर पैनिक करने लग जाती है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सुन ने बता दिया था सबको कि वो पीच वाला जो गिफ्ट है ना वो मिसेस फू ने ही सिलेक्ट किया था यानी कि होप ने। और शीरो ने जानबूझकर उस गिफ्ट को एक्सचेंज कर लिया। शीरो यहाँ पर कहती है कि पक्का इसको पे करा गया है तभी ऐसी बातें कर रहा है।
मैंगवे भी यहाँ पर सेम ही बात बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सुन वर्कर अपने साथ में एक रिसीट भी लेकर आया था, जिससे ये चीज प्रूव हो गई थी कि असल में शीरो और मैंगवे ने वही स्कल्पचर खरीदा था और फिर बाद में जाकर के उसको एक्सचेंज कर दिया होप के गिफ्ट के साथ में। मिस्टर टैंक जैसे ये चीज देखते हैं वो तो उन दोनों भाई बहनों को कॉल आउट कर देते हैं और लोग भी बात करने लग जाते हैं कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ भले इंसान होने का नाटक करते हैं, इनकी असलियत तो बहुत ज्यादा अलग है। मैंगवे कहने लग जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन मिस्टर टैंक बोलते हैं कि तुम लोगों के इंटेंशंस मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतने ज्यादा जो मेरी फैमिली के क्लोज हो मेरे साथ ऐसा करोगे। और फिर हम देखते हैं कि शीरो और मैंगवे दोनों ही अपना इत्तू सा मुंह लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जब मिस्टर डू मैंगवे और शीरो के डैड को इस बारे में पता चलता है तो फिर वो तो मैंगवे को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तुम दोनों भाई बहनों ने तो आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंगवे तो कहने लग जाता है कि इसमें तो सारी की सारी गलती शीरो की है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। शीरो यहाँ पर अपने डैड के पास आती है और कहती है इसमें सारी की सारी गलती असल में डैड होप की है। उनके डैड बोलते हैं कि तो फिर तो तुम्हें इन पर्सन जा करके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम मैंगवे को देखते हैं जो कि होप के स्टोर पे पहुंच गया था और वो उसको देखकर उससे माफी मांगने लग जाता है। भी बोलती है कि ठीक है तुम माफी मांग लो और मुझे दोबारा कभी भी परेशान मत करना। मैंगवे भी बोलता है ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि मैंगवे के इंटेंशंस तो कुछ और ही थे। वो सोचता है तुमने मुझसे माफी एक्सपेक्ट करी है ना, अब तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। नेक्स्ट हम इन दोनों भाई बहनों को देखते हैं जो कि आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अगले सीन में हम होप को देखते हैं जो कि जियांग फेंग के पास में एक सर्टिफिकेट लेकर आती है और वो भी उसको देखकर उसे अप्रिशिएट करता है। के बाद वो यहाँ पर गिरने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग उसको संभाल लेता है। इसके बाद होप को यहाँ पर एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि उसके कॉलेज का रीयूनियन हो रहा है और वो भी वहाँ पर आने के लिए मान गई थी। अगले सीन में हम होप को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी होती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग फेंग उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। उन बॉक्सेस को ओपन करते हैं और पूछते हैं ये तुम्हारी तरफ से है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पसंद आए, तो फिर वो भी खुश होकर कहती है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स हैं। फिर वो कहती है लेकिन ये एक्सपेंसिव हो गया और इनको लेते हुए मुझे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। फिर वो कहता है मैं पैसे कमाता ही इसलिए हूँ ताकि मैं खर्च कर सकूं। और जियांग फेंग सोचता है मैंने तो उसको फालतू में ही मिसअंडरस्टूड कर लिया, ये तो कितने ज्यादा अच्छे दिल की और बिल्कुल भी गोल्ड डिगर नहीं है। नेक्स्ट हम क्लास रियूनियन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया भी मौजूद थी। ये लोग यहाँ पर सबके सब यहाँ पे होप के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो गाँव की है और वो तो हमारे साथ की बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि होप अपनी फ्रेंड साशा के साथ में उस रियूनियन में पहुंच जाती है। जिया उसको देखकर उससे बदतमीजी से पेश आने लग गई थी। ये सब लोगों के बीच में बातें हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक जियांग नाम का लड़का उनके बीच में आ जाता है। उसको देखकर तो लड़कियां एकदम एक्साइटेड हो गई थी। तो होप को देखता है और कहता है कि तुम्हें तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था जब मैं तुम्हें परस्यू कर रहा था। जिया बोलती है कि कहाँ तुम कुएं के मेंढक को लग्जरी लाइफ देने के चक्कर में थे, ये तो बिल्कुल भी ये सबके डिजर्विंग ही नहीं है। साइड बाय साइड हम जियांग फेंग को भी देखते हैं जिसको होप की चिंता हो रही थी और वो भी उसके पास ही जा रहा था। उधर हम होप को देखते हैं जिसकी यहाँ पर सबके साथ में फाइट हो रही थी और आर्ग्यू भी हो रही थी। आशा यहाँ पर होप से बोलती है कि इनसे ज्यादा पंगे मत लो, ये सब बहुत ज्यादा ही हाई फाई बैकग्राउंड से आती हैं, पता नहीं क्या किस तरीके से बदला ले। यहाँ पर होप जियांग फेंग को कॉल करने वाली थी लेकिन उसे उसका फोन ही नहीं मिल रहा था। जियांग ये चीज यहाँ पर नोटिस करता है और यहाँ पे होप को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। शाशा जियांग को खुद से दूर करने की कोशिश भी करती है लेकिन जियांग शाशा को ही जमीन पर गिरा देता है। होप और शाशा वहाँ से जाने लग जाते हैं लेकिन जिया उसे रोक लेती है और कहती है इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है। वो होप को कुछ भी कर पाती है लेकिन हम देखते हैं कि सही टाइम पर जियांग फेंग वहाँ पे आ जाता है और सब लोग तो अभी भी होप को ब्लेम कर रहे थे लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फेंग होप का साथ देता है और कहता है ये मेरी वाइफ है। और इसके बाद जियांग फेंग सभी लोगों को जो कि होप के साथ में बुरी तरीके से पेश आ रहे थे उन्हें सजा देने के लिए बोल देता है अपने असिस्टेंट से। पर तो सभी लोग जियांग फेंग से सॉरी बोलने लग जाते हैं लेकिन अब इस सबका फायदा ही कहाँ हो रहा था। जैसे हम जिया को देखता है जो कि होप के ऊपर ग्लास तोड़कर हमला करने के लिए बढ़ रही थी लेकिन जियांग फेंग उसे बचा लेता है। ऐसे इस सब में उसको थोड़ी सी इंजरी हो गई थी। के बाद जियांग फेंग यहाँ पर जिया से बोलता है कि अब तुम्हें शो फैमिली बिल्कुल अबेंडन कर देगी। अगले सीन में हम यहाँ पर जियांग फेंग और होप को कार में देखते हैं और यहाँ पर होप जियांग फेंग से सॉरी बोलती है कि उसको चोट लग गई। जियांग फेंग उसको संभालता है और कहता है कि होप इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचाता तो फिर तुमने सोचा है कि तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग फेंग होप को फॉर द फर्स्ट टाइम किस करता है। अगले सीन में हम जियांग फेंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था कि तभी उसको एक कॉल आती है और ये कॉल उसकी मॉम की थी। कॉल पे नॉर्मली बात करते करते यहाँ पर जियांग फेंग बता देता है अपनी मॉम को कि उसकी शादी हो गई है। मॉम को तो बड़ा शौक लगता है कि शादी कर ली उनके बेटे ने और कुछ अता पता भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जियांग फेंग अपने डैड के घर पे जाता है और सब कुछ बताता है और यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन दिखा रहे थे कि तुमने उस लड़की को आज तक पहले कभी हमसे मिलवाया नहीं और उससे शादी करके बैठ गए। लेकिन जियांग फेंग बोलता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसकी शादी हो गई और ये बोल करके वो निकल जाता है। अगले सीन में हम शीरो और जियांग फेंग को देखते हैं। शीरो यहाँ पर अपना एक गुलाब देते हुए जियांग फेंग से बोल रही थी
कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो उससे बोलता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता। तो वो उससे बोलती है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो क्योंकि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की है ही नहीं। हम होप को देखते हैं जो कि जियांग फैंग और शीरो को साथ में देख लेती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर ये अज्यूम कर लेती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में है और वो उनके लिए हर्डल बन रही है। लेकिन जियांग फैंग उससे बोलता है कि देखो मुझे बॉदर करना बंद करो, मैं तुम्हें अब्रॉड भिजवा दूंगा और कभी भी तुम वापस मत आना। और ये बोल करके वो आगे बढ़ जाता है और पीछे से हम शीरो को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि देखो इसके ऊपर गिव अप तो मैं नहीं करने वाली हूँ। अगले सीन में हम होप को देखते हैं जो कि सैड हो गई थी और अपना सारा का सारा दुखड़ा अपनी दोस्त आशा को सुनाती है। उसकी दोस्त से बोलती है कि एक मैन के पीछे बैडीज बिल्कुल भी नहीं रोती है, वो उसको भूल जाओ, अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरुआत करो। हो सकता है ना कि तुम उसको गलत समझ रही हो, वो भी तो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता है। तो वो बोलती है कि नहीं वो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तो फिर वो ऑब्वियसली उसी को चूज करेगा ना मेरे ऊपर। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ जियांग फैंग शाशा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर होप उसके साथ में है क्योंकि होप उसके कॉल्स को पिक नहीं कर रही थी। पर शाशा उससे बोलती है कि उसका मूड ही तुम्हारी वजह से खराब है, क्यों उठाएगी वो तुम्हारे फोन, यहाँ पर आकर के उससे माफी मांगो। और वो उसको एड्रेस बता देती है। और वहीं हम होप को देखते हैं जो कि यहाँ पर आशा के पास आती है और कहती है कि हम लोग मस्त बाहर चल के ड्रिंक करते हैं। जब ये लोग बाहर आ गए थे तो फिर हम देखते हैं कि एक गुंडे जैसा लड़का उनके ऊपर भड़कने लग जाता है। पूरी की पूरी गैंग आ गई थी उन्हें छेड़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फैंग सही टाइम पर आ गया था और उन्हें बचा लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा होप को जियांग फैंग के हवाले कर देती है उन लोगों की पिटाई के बाद। और जियांग फैंग उससे पूछता है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो उससे कहती है क्योंकि तुम दूसरी वुमेन के साथ जो थे। उससे कहता है कि अगर तुमने कुछ देखा है तो फिर तुम्हें उस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि बिना कुछ बताए घर छोड़कर आ गए और फोन भी नहीं उठाना है। और फिर वो यहाँ पर उसको मेक श्योर करता है कि वो लाइफ टाइम उसका साथ देगा और कभी भी उसको छोड़ करके नहीं जाएगा। हम जियांग फैंग की फैमिली को देखते हैं जो कि अभी भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि उनके लड़के ने शादी किस लड़की से कर लिया आखिरकार। तभी हम देखते हैं जियांग फैंग होप को लेकर के पहुंच जाता है। होप को देख करके तो यहाँ पर उन लोगों के पूरे आर्ग्यूमेंट ही बदल जाते हैं क्योंकि होप उनको देखते ही पसंद जो आ गई थी। यहाँ पर हम जियांग फैंग की मॉम को देखते हैं जो कि अभी भी होप को देख करके उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी। अगले सीन में हम यहाँ पर शीरो को देखते हैं जो कि होप के फॉस्टर पेरेंट्स के पास में पहुंच गई होती है और वो उनके साथ में मिलकर के ये प्लानिंग कर रही थी जिससे कि वो होप को बहुत ज्यादा नीचा दिखा सके सबके सामने। नेक्स्ट हम देखते हैं फेफे को जो कि कॉल करके शीरो को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से उसने होप के फॉस्टर फैमिली के साथ में बढ़िया तरीके से डील कर ली है और अब तो उसका खेल खत्म ही समझो। और शीरो भी ये चीज जान करके बड़ी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर होप जियांग फैंग के साथ में वहाँ पर एंटर करती है और लोग उसको देखकर बातें करने लग जाते हैं कि ये तो अच्छी दिखती है। और होप ने यहाँ पर सोच रखा था कि वो अपने इन लॉज को बहुत ज्यादा खुश करेगी इस पार्टी में काफी ज्यादा अच्छे से वेल बिहेव करके। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फे होप के पास में आती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और होप कहती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है। फे यहाँ पर एक वेटर से ड्रिंक मंगवाती है और कहती है कि मेरे साथ एक बार चेयर्स करके ड्रिंक कर लो, उससे मैं मान लूंगी कि हमारे बीच में जितने भी गिले शिकवे थे वो सबके सब मिट चुके हैं। वो भी यहाँ पर इसके लिए मान जाती है लेकिन फे ने ना इस ड्रिंक में कुछ मिलवा रखा था। कुछ अनईजी फील करने लग जाती है। जियांग फैंग का असिस्टेंट भी वहीं पर मौजूद था लेकिन फे कहती है कि मैं इसको संभालूंगी, तुम टेंशन ना लो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होप यहाँ पर रूम में आ जाती है जहाँ पर फे उसको लेकर आई थी और फिर हम देखते हैं कि टिनचन भी यहाँ पर था और वो यहाँ पर कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। होप तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हम देखते हैं कि जियांग फैंग भी सही टाइम पर पहुंच गया था वहाँ पर जो कि टिनचन को उससे दूर करता है और कहता है चुप करके निकल जाओ यहाँ से। फिर वो होप को संभालता है और होप यहाँ पर उसको किस करती है। फिर हम फे को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आज तो उसने बढ़िया काम कर दिया। तभी हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर लोगों को तमाशा करने के लिए भी खड़ा कर दिया था। सबके सब लोग उस रूम में भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर होप ऑलरेडी मौजूद थी। होप को देखकर यहाँ पर लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं उसके कैरेक्टर को लेकर। होप यहाँ पर खुद को कवर करती है और हम देखते हैं कि जियांग फैंग भी आ जाता है वहाँ पर और कहता है कि क्यों मेरी वाइफ को इस तरीके से परेशान कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिनचन की मॉम कहती है और मेरा बेटा कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि जियांग फैंग उन लोगों को कॉल आउट करता है और कहता है कि तुम लोगों के सारे टैक्टिक्स मेरी आंखों के सामने आ चुके हैं। टिनचन के मॉम और डैड तो उनके सामने नील डाउन हो जाते हैं और यहाँ पर एक वर्कर उन्हें वहाँ से निकलवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग फैंग की मॉम भी यहाँ पर होप को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में पूरी की पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी और ये लोग एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सीन में हम देखते हैं होप अपना एक प्रोजेक्ट जियांग फैंग को समझा रही थी और वो भी यहाँ पर उसको अप्रिशिएट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग फैंग होप के पास में आता है और वो यहाँ पर वेडिंग की प्रिपरेशंस कर रही थी। वो उसको एक रिंग दिखाता है और बताता
बताता है ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए कस्टमाइज करवाई है, और ये दोनों साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जियांग फैंग के ग्रैंडपा होप को अपनी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और होप भी यहाँ पर उन लोगों के साथ में काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रही थी। और जियांग फैंग भी यहाँ पर होप को सबके सामने किस करता है और अपनी फीलिंग्स भी उसके सामने शेयर करता है। अगली सीन में हम होप को देखते हैं जो कि जियांग फैंग और उसके असिस्टेंट के साथ में अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रही थी। फिर हम देखते हैं जियांग फैंग होप से बोलता है कि तुम कुछ भी करो, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। होप भी यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो उसको गले लगा लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग एक ज्वेलरी डिजाइनर के पास अपना प्रपोजल लेकर जाते हैं, और वो ज्वेलरी डिजाइनर भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। और ये देखकर तो होप और जियांग फैंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और फिर वो लोग पार्टी करने के लिए आ गए थे। ये लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर होप की एक दुश्मन उसके पास में अपना रेज्यूमे लेकर आई थी, क्योंकि उसकी फैमिली ने तो उसको फॉरवर्डन कर दिया, लेकिन होप यहाँ पर उसको माफ नहीं करती और अपनी नजरों के सामने से भेज देती है। जियांग फैंग फिर होप के पास में आता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक करो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होप यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पर थी कि तभी एक पर्सन आता है, वो यहाँ पर उसको उसकी रियल फैमिली के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होप अपनी रियल फैमिली के पास में पहुंच गई थी, और ये पूरा का पूरा मोमेंट उसकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। आफ्टर ऑल वो इन्फेंट स्टेज से ही अपनी फैमिली से काफी ज्यादा दूर हो गई थी। वो लोग बताते हैं किस तरीके से फॉस्टर फैमिली ने होप को चोरी कर लिया था। ये मोमेंट होप और उसके पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होता है। जियांग फैंग यहाँ पर होप के लिए खड़ा होता है और कहता है कि वो हमेशा ही उसको सपोर्ट करेगा, और ये मोमेंट तो यहाँ पर होप की फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा रेस्ट शॉर्ट कर देता है उनको कि उनकी बेटी एक सही जगह पर है। और इस तरीके से होप का काम काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा होता है। दिन हम देखते हैं जियांग फैंग को वॉर की वजह से यहाँ पर जाना पड़ता है अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। ये मोमेंट होप और जियांग फैंग दोनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होता है, और होप इस दौरान जियांग फैंग से लेटर लिख करके कम्युनिकेट भी कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन वॉर खत्म हो जाती है और जियांग फैंग वॉर से बिल्कुल फ्री हो गया था। जैसी उसको देखती है, जैसे वो घर आता है, वो उसे गले लगा लेती है और वो उससे बोलता है अब हम लोग शादी कर सकते हैं, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली साथ में मिलकर के काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। नेक्स्ट हम होप को देखते हैं जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है और वो पॉजिटिव आता है। जियांग फैंग जैसी इस बारे में जानता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।